कल्पना कीजिए, एक जिंदगी जो शुरू होती है हवाई जहाज के कॉकपिट में, बादलों के ऊपर शांत आसमान में, और खत्म होती है जमीन पर गूंजते धमाक आग की लपटों और टूटी हुई भीड़ की चीखों के बीच। एक युवक जो कैमरे से बचकर निकलने की कोशिश करता है, बाद में उसी कैमरे की फ्लैश में लाखों लोगों की उम्मीदों के बोझ तले कदम कदम पर नापा जाने लगता है। यही कहानी है राजीव गांधी की, उस लड़के की जो शुरुआत में राजनीति से भागता है, लेकिन समय, परिवार और एक अदृश्य प्रतिद्वंद्वी उसे सीधे सत्ता के दरवाजे पर खड़ा कर देते हैं। 1944 बंबई शहर की नमी के बीच अस्पताल के कमरे में एक नवजात के रोने की हल्की सी आवाज उठती है। बाहर दुनिया जल रही है, दूसरा विश्व युद्ध, भूख, बम, मौत। अंदर छोटा सा बच्चा राजीव पहली सांस ले रहा है। उसका नाम रखा जाएगा राजीव, कमल का फूल, कीचड़ में भी खिलने वाला। उसके पिता फिरोज गांधी, आग फिरोज नाम वाला ये शख्स खुद एक संघर्षशील नेता, आजादी की लड़ाई का सिपाही। उसकी माँ इंदिरा, शांत चेहरे पर छिपी हुई बेचैन आँखों वाली युवती, जो जल्द ही अकेली, ठंडे कमरों, अधूरे सपनों और विराट जिम्मेदारियों के बीच अपने दोनों बेटों को पालने वाली है। राजीव का बचपन पहली नज़र में किसी साधारण मध्यम वर्गीय लड़के जैसा नहीं दिखता। दादा जवाहरलाल नेहरू देश के सबसे बड़े नेता, घर में आते जाते क्रांतिकारी, लेखक, विचारक, विदेशी मेहमान। लेकिन इस चमकदार दुनिया के पीछे एक छोटे से लड़के की अपनी निजी तन्हाई छिपी होती है। पिता और माँ दोनों राजनीति में व्यस्त, मीटिंगें, भाषण, जेल, यात्राएं। कई रातें ऐसी होती हैं जब राजीव अपनी दादी या नौकरों के साथ सो जाता है, और जब वह रात के सन्नाटे में जागता है तो घर में माँ की आवाज कहीं दूर से रेडियो पर या किसी भाषण की रिकॉर्डिंग में सुनाई देती है। असल कमरे में नहीं, उसका बचपन सत्ता के गलियारों में नहीं, गलियारे के कोनों में बीतता है। वह नोटिस करता है कि उसके नाम पर बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन उसकी आंखों में झांकने वाला बहुत कम कोई है। स्कूल में जब दूसरे बच्चे इस बात का शोर मचाते हैं कि वो प्रधानमंत्री के नाती के साथ पढ़ रहे हैं, राजीव अक्सर नजरें झुका लेता है। उसे पसंद नहीं कि उसे खानदान से पहचाना जाए। वो चाहता है कि लोग उससे बात करें तो उसके नाम से, उसकी हंसी से, उसके खेल से। लेकिन इतिहास, खून, सरनेम, ये सब किसी बच्चे से उसकी अपनी पहचान छीनने लगते हैं, बिना उसे मौका दिए। दिल्ली का टीनेज राजीव कई बार अपने आसपास चल रही राजनीति से दूर भागने की कोशिश करता है। जब घर में बड़े बड़े नेता आते हैं, वो अक्सर किसी कोने में किताबों या खिलौनों के बीच खुद को छिपा लेता है। लेकिन एक चीज है जो उसे हमेशा खींचती है, मशीनें, खिल, ऑन अ ट्रेन, रेडियो के तार, घड़ी की टिक टिक। उसे चीज़ों को खोल कर देखना अच्छा लगता है कि भीतर क्या है, कैसे काम करता है। शायद उसे अंदाजा भी नहीं कि आने वाले सालों में तकनीक और आधुनिकीकरण की बात करते हुए यही जिज्ञासा उसकी पहचान बन जाएगी। इसी घर में एक और लड़का हाँ हो रहा है, उसका छोटा भाई संजय। यहीं से राजीव की जिंदगी में पहला असली प्रतिद्वंद्वी दस्तक देता है। हालांकि ये प्रतिद्वंद्विता किसी चुनावी मंच की नहीं, बल्कि एक ही परिवार की दीवारों के भीतर की है। संजय तेज तर्रार, तुनक मिजाज, जोखिम उठाने वाला। उसे खुलकर सड़कों पर घूमना, कारों की तेज रफ्तार और राजनीतिक बहसें पसंद हैं, जबकि राजीव शांत, अंदर से सोचने वाला, टकराव से बचने वाला। एक ही घर, दो बेटे, दो दिशाएं, और सबसे अहम एक ही माँ, जिसका साया दोनों पर है, पर निगाहें राजनीति की तरफ ज्यादा लगी रहती हैं। स्कूल के सालों में ये फर्क और भी गहरा हो जाता है। देहरादून के दून स्कूल में पढ़ते हुए राजीव को पहली बार एक ऐसी दुनिया मिलती है जहां उसका सरनेम थोड़ा पीछे छूट जाता है। यहाँ दोस्त उसे राजीव कहकर बुलाते हैं, न कि नेहरू का नाती। वो यहाँ फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट में हाथ आजम आता है और रातों को हॉस्टल के कमरों में बैठकर चुपचाप आकाश की ओर देखता है। कई बार सोचता है कि क्या उसकी जिंदगी पहले से तय है,
क्या उसे भी वही करना होगा जो उसकी माँ दादा सब कर रहे हैं, या वो अपना रास्ता खुद चुन सकता है? धून स्कूल में ही उसे पहली बार समझ में आता है कि उसके और संजय के बीच की प्रतिद्वंद्विता सिर्फ माँ के प्यार या घर की बातचीत तक सीमित नहीं रहेगी। छुट्टियों में जब दोनों घर लौटते हैं तो घर के मेहमान, नेता और पत्रकार अक्सर संजय की राजनीतिक समझ की तारीफ करते हैं। ये लड़का तो बिल्कुल इंदिरा जी पर गया है, कोई कहता। ये तो सीधा राजनीति में आएगा, दूसरा जोड़ देता। राजीव के बारे में लोग कहते, शाम त है, पढ़ाकू है, अच्छा है, लेकिन राजनीति। और उस लेकिन के बाद हवा में लटकता हुआ एक सवाल जो उसे भीतर से चुभता है। यही लेकिन धीरे धीरे उसके सबसे बड़े अदृश्य प्रतिद्वंद्व में बदलने लगता है, यह साबित करने का दबाव कि वो सिर्फ किसी और की छाया नहीं है। उसे किसी मंच पर भाषण नहीं देना, नारा नहीं लगाना, भीड़ नहीं जुटानी, कम से कम अभी तो नहीं। उसे आसमान में उड़ते हुए इंजन की गड़गड़ाहट के बीच किसी भीड़ की जगह शांत कॉकपिट पसंद है। किन किस्मत को शायद यही मंजूर नहीं कि एक प्रधानमंत्री का नाती सिर्फ एक बेसिकली गुड पायलट बनकर रह जाए। स्कूल के बाद राजीव विदेश चला जाता है। कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी कॉलेज, नदियों, पत्थर की पुरानी इमारतों और धुंध भरी सुबहों वाला शहर। यहाँ आते ही राजीव को पहली बार पूरी आज़ादी महसूस होती है। कोई नहीं जो रोज अखबार में उसका नाम पढ़कर उसे घूरे, कोई नहीं जो हर बातचीत में भारत की राजनीति घुसेड़ दे। वो इंजीनियरिंग पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जितना ज्यादा वो खुद को पढ़ाई में डुबोने की कोशिश करता है, उतना ही महसूस करता है कि ये रास्ता शायद उसके दिल का नहीं। कैम्ब्रिज के एक साधारण से दिन में लाइब्रेरी की सीढ़ियों के पास एक मुलाकात होती है जो आगे चलकर उसका इस जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा भावनात्मक सहारा बनने वाली है। एक इटालियन लड़की, सॉफ्ट मुस्कान और झिझकती आंखों वाली सोनिया मैनो। दो अलग दुनिया, दो अलग भाषाएं, दो अलग संस्कृतियां, और इन सब के बीच एक साझा चीज, साधारण, शांत, निजी जिंदगी की चाह। सोनिया को भी नहीं पता कि ये लड़का जो उसके लिए बस राजीव है, आगे चलकर एक ऐसा नाम बनेगा जिसे पूरी दुनिया जानेगी। राजीव का दिल, जो राजनीति के शोर से थक चुका था, सोनिया के साथ छोटी छोटी बातों में सुकून ढूंढने लगता है। कॉफी, सैर, फिल्मों पर चर्चा, संगीत। सोनिया के सामने वो किसी वीआईपी का बेटा नहीं, नाती नहीं, बस एक लड़का है जो हंसता है, कभी कभी हकलाता है, जो मजाक में खुद को मैकेनिक कहता है क्योंकि उसे मशीनों से प्यार है। ये रिश्ता उस पर लगे हर राजनीतिक टैग को थोड़ी देर के लिए मिटा देता है। वो सोचता है शायद वो सचमुच बच सकता है उस दुनिया से जिसमें उसका जन्म हुआ था, लेकिन भारत से आने वाली चिट्ठियां, फोन कॉल, खबरें उसे ये याद दिलाती रहती हैं कि वो जितना भी दूर चला जाए, उसका अतीत उसके साथ चलता रहेगा। इंदिरा गांधी, जो खुद अपने राजनीतिक संघर्षों, आलोचनाओं और साजिशों में उलझी हैं, बेटे के बारे में चिंतित भी हैं और भीतर ही भीतर उम्मीद भी रखती हैं। वो चाहती हैं कि बेटे खुश रहें, लेकिन वो ये भी जानती हैं कि एक दिन उन्हें किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी, किसी ऐसे की जो भरोसेमंद हो, अपना हो। राजीव की पढ़ाई बीच में ही डगमगाने लगती है। वो डिग्री पूरी नहीं करता और ये बात बाद में उसके राजनीतिक विरोधियों के लिए हथियार बन जाती है। लेकिन उस समय उसके लिए ये सब सिर्फ एक सवाल है, मैं सच में क्या चाहता हूँ? जवाब धीरे धीरे साफ होता है। वो टेक्निकल काम करना चाहता है, मशीनों के साथ। वो तय करता है कि लौटकर भारत जाएगा और पायलट बनेगा। ये फैसला न तो किसी मैनिफेस्टो में लिखा था, न किसी पार्टी मीटिंग में तय हुआ। ये पूरी तरह उसका अपना है। भारत लौटने से पहले एक और कठिन फैसला सामने आता है, सोनिया से शादी। एक भारतीय राजनीतिक परिवार का लड़का और एक कैथोलिक इटालियन लड़की। ये सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, दो देशों, दो मानसिकताओं, दो परंपराओं का टकराव भी है। जब इंदिरा को इसके बारे में पता चलता है, वे पहले मां बनकर फिर नेता बनकर सोचती हैं। उन्हें अपने बेटे का भविष्य, अपने परिवार की छवि और देश की पारंपरिक सोच, सबका संतुलन साधना है।
आखिरकार काफी भावनात्मक खींचतान के बाद वो मान जाती हैं। 1968 में राजीव और सोनिया की शादी होती है। कैमरों की फ्लैश, अखबारों की सुर्खियां, दुनिया भर की सुख निगाहें, लेकिन इन सब के बीच एक चीज सबसे ज्यादा चमकती है, दो लोगों की सीधी सरल मुस्कान। ये वही दिन है जब राजीव खुद से वादा करता है, मैं सोनिया और अपने बच्चों को राजनीति के शोर से जितना हो सके दूर रखूंगा। मानो वह इतिहास से सीधी लड़ाई का ऐलान कर रहा हो। मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा जो तुम मेरे लिए तय कर चुके हो। शादी के बाद राजीव भारतीय एयरलाइंस में पायलट की नौकरी शुरू करता है। पायलट यूनिफॉर्म, कंधों पर स्ट्राइप, कॉकपिट की खिड़की से दिखता सूर्योदय। जब विमान बादलों को चीरते हुए ऊपर जाता है, राजीव को लगता है कि वो सचमुच अपनी किस्मत को मात दे चुका है। नीचे जमीन पर जहां राजनीति की धूल उड़ती है, वहीं वो हजारों फीट ऊपर शांत आसमान में सिर्फ नेविगेशन, रडार और यात्रियों की जिम्मेदारी लेकर चल रहा है। ये जिंदगी उसे पसंद है, अनुशासित, तकनीकी, स्पष्ट। इसी बीच घर में संजय, गांधी का सितारा, तेजी से चमकने लगता है। वो गांधी नेहरू नाम को खुलेआम इस्तेमाल करता है, युवाओं के बीच, पार्टी के भीतर। उसके आसपास गाड़ियों का काफिला, नेता, अफसर, ठेकेदारों की भीड़ लगने लगती है। राजीव, जो आधी रात को भी फोन करके हवाई जहाज की किसी तकनीकी दिक्कत पर बात कर सकता है, अपने छोटे भाई को टीवी पर भाषण देते हुए देखता है। उसकी माँ भी राजनीतिक मंच पर संजय के साथ दिखाई देने लगती हैं। अब प्रतिद्वंद्वी सिर्फ निजी नहीं रहा, अब ये तुलना पूरे देश की नज़र के सामने हो रही है। घर की डाइनिंग टेबल पर बैठे चुपचाप खाना खाते हुए राजीव कई बार महसूस करता है कि कमरे में एक अदृश्य तनाव तैर रहा है। लोग जब भी भविष्य की बात करते हैं, अगली पीढ़ी की बात करते हैं, तो उनकी निगाह अनजाने में संजय की तरफ मुड़ जाती है। राजीव इससे जलता नहीं, लेकिन उसे चुभन जरूर होती है। संजय से उसकी प्यार भरी नोक-झोंक धीरे धीरे दो अलग रास्तों की साफ रेखा बन जाती है, एक राजनेता, दूसरा पायलट। यहीं से उनके बीच समय नाम का तीसरा प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाता है। संजय तेजी से ऊपर जा रहा है, राजीव स्थिर है। लेकिन किसका रास्ता सुरक्षित है, किसका नहीं, इसका फैसला भी समय ही करेगा। हैंगर में खड़े जहाजों के बीच राजीव खुद से सवाल करता है, अगर कभी माँ मुझे बुलाएंगी तो क्या मैं तैयार हूँ या मैं भाग जाऊंगा, उसी तरह जैसे मैं बचपन में पत्रकारों और नेताओं से भाग जाता था। ये सवाल अनुत्तरित रहता है, लेकिन उसकी गूंज अंदर कहीं गहरी जगह तक चली जाती है। 70 के दशक में देश बदल रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच इंदिरा गांधी विवादों में घिरती हैं। आपातकाल, विपक्ष की गिरफ्तारी, प्रेस पर नियंत्रण, ये सब घटनाएं ईव को भीतर से बेचैन करती है, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से चुप रहता है। वह न तो मंच से अपनी मां के खिलाफ बोल सकता है, न पूरी तरह से आँख बंद कर सकता है। कॉकपिट से उतरकर घर लौटते समय एयरपोर्ट की इमारतों पर लगे पोस्टर, नारे, विरोध के पर्चे उसे याद दिलाते हैं कि देश उबल रहा है। उसका प्रतिद्वंद्वी सिर्फ संजय नहीं रहा, अब एक पूरा माहौल है जो उसे खींचकर उस राजनीतिक भंवर में डालना चाहता है जिससे वो इतनी मेहनत से बचकर निकला था। संजय इस भंवर के बीचों बीच खड़ा है, दांव पर सब कुछ लगाकर। राजीव दूर से देख रहा है, लेकिन हर दिन ये दूरी कुछ सेंटीमीटर कम होती जा रही है। सोनिया बच्चों के साथ उसे कस कर पकड़ना चाहती है ताकि वो इस खिंचाव में न बह जाए, लेकिन इतिहास, परिवार और सत्ता, ये तीनों मिलकर एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज करना लगभग असंभव है। फिर आता है 1977 नावी हार, इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर, परिवार विपक्ष की आग में जलता हुआ। वो घर जिसमें कभी मंत्रियों की लाइन लगी रहती थी, अब जांच, मुकदमों और बदले की राजनीति की आवाज से भरा हुआ है। ऐसे में राजीव का पायलट होना एक तरह से उसके लिए ढाल भी है और कैदखाना भी। एयरलाइन की ड्यूटी उसे राजनीतिक तूफान से दूर रखती है, लेकिन जब वो लैंड करके घर लौटता है तो वहां हर कमरे में पराजय की गंध, आहटों में शर्म और गुस्सा महसूस करता है। इन्हीं दिनों में संजय की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और भी तेज हो जाती है। उसे लगता है कि मां की वापसी की कुंजी
उसके हाथ में है। राजीव इसकी उलट अपने बच्चों राहुल और प्रियंका की हंसी में दुनिया देखना चाहता है। वह उन्हें गोद में लेकर खिड़की से बाहर दिखाता है कि कैसे हवाई जहाज आसमान में रेखाएं खींचते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक डर भी है, क्या उसके बच्चे भी उसकी तरह राजनीति की लंबी छाया से कभी बच पाएंगे। 1980 एक दिन जो हमेशा के लिए भारतीय राजनीति की दिशा बदल देगा। संजय गांधी अपने विमान में टेस्ट फ्लाइट पर निकलते हैं। आसमान साफ है, लेकिन कॉकपिट के भीतर जोखिम का बादल मंडरा रहा है। संजय को तेज रफ्तार पसंद है और ये तेजी ही उस दिन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। कुछ ही पलों में आसमान का वह छोटा सा सफेद बिंदु जो उसका विमान था, जमीन से टकराकर आग का गोला बन जाता है। धुएं की काली लपटें उठती हैं और एक माँ की दुनिया, एक भाई की दुनिया, एक देश की राजनीतिक समीकरण सब एक झटके में बदल जाते हैं। जब दुर्घटना की खबर राजीव तक पहुंचती है, वो सुन्न हो जाता है। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं खोया, उसने अपना भाई खोया है। अस्पताल के ठंडे गलियारों में बिखर हुई उम्मीदों और रोते हुए चेहरों के बीच इंदिरा की आंखें सीधे राजीव की आंखों से टकराती हैं। उनमें एक सवाल है जो शब्दों में नहीं, लेकिन पूरे वजन के साथ उसके सामने गिरता है। अब कौन, अब कैसे, अब कब तक हम इंतजार कर सकते हैं। यहीं से शुरू होता है समय के साथ असली रेस। कांग्रेस पार्टी अंदर से दरक चुकी है, विपक्ष ताकत बटोर रहा है, देश अनिश्चितता से भरा हुआ है। इंदिरा को पता है कि उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, न उम्र के लिहाज से, न राजनीतिक हालत के लिहाज से। 3 महीने, 6 महीने, शायद 1 साल, बस इतना ही समय है जिसमें उन्हें अगली पीढ़ी को आगे लाना होगा, वरना पूरा ढांचा ढह सकता है। राजीव को महसूस होता है कि उसका इस सामने भी यही टिक टिक चल रही है। अगर वो अब भी फैसला नहीं करता तो शायद हमेशा के लिए देर हो जाएगी। रातों की नींद उड़ जाती है। कॉकपिट की चुप्पी में जो सुकून उसे मिलता था, अब वही चुप्पी उसे सवालों से भर देती है। एयरलाइन की अगली शिफ्ट की टाइम टेबल सामने है और दूसरी तरफ मां की आंखों में झलकती हुई मिन्नत, पार्टी की बैठकों में फुसफुसाते हुए नेता जो कहते हैं अगर राजीव नहीं आएगा तो कौन आएगा। सोनिया इस तूफान के बीच उसे कसकर पकड़कर कहती है, तुम्हें सोच समझकर फैसला करना होगा। ये सिर्फ नौकरी का बदलाव नहीं होगा, ये जिंदगी बदल देगी। राजीव जानता है कि अगर वह मान जाता है तो उसके और संजय के बीच की पुरानी अदृश्य प्रतिद्वंद्विता एक नए रूप में लौट आएगी। अब उसके सामने कोई छोटा भाई नहीं होगा, बल्कि पूरे देश भर में बिखरे हुए राजनीतिक प्रतिद्वंदी होंगे। अनुभवी, निर्दयी, निर्मम। वो जानता है कि पार्टी के भीतर भी ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते कि एक और गांधी आगे आए, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि अगर वह नहीं आता तो उसकी मां अकेली रह जाएगी और शायद पूरा राजनीतिक ढांचा बिखर जाएगा। आखिरकार कई हफ्तों की उठापटक के बाद राजीव एक फैसला लेता है। वो अपनी यूनिफॉर्म उतारकर टांग देता है, कॉकपिट की सीट पर आखिरी बार हाथ फेरता है, जैसे किसी पुराने दोस्त को अलविदा कह रहा हो। उसकी आंखों के सामने से तेजी से वो सारे सूर्योदय गुजरते हैं जो उसने बादलों के ऊपर से देखे थे। फिर वो मुड़कर बाहर निकलता है, जहां जमीन पर उसका इंतजार कर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता, पिता समान पुराने नेता और सबसे बढ़कर एक मां जिसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों झिलमिला रहे हैं। ये वही पल है जब एक पायलट, अनिच्छुक, संकोची, निजी जिंदगी से प्यार करने वाला बेटा पहली बार सीधे राजनीति की रनवे पर कदम रखता है। टाइमर चालू हो चुका है। उसके पास सीमित वक्त है अपने आप को साबित करने का, अपनी पार्टी को बचाने का और उस प्रतिद्वंद्विता को जीतने का जो अब सिर्फ परिवार के भीतर नहीं, पूरे देश के सामने खेली जाने वाली है। आगे जो होगा उसमें जीत भी होगी, हार भी, घोटालों के साए भी और तकनीकी सपनों की चमक भी, लेकिन वो सब बाद की बात है। फिलहाल कहानी यहां तक पहुंच चुकी है। राजीव गांधी ने आसमान छोड़कर जमीन चुनी है और ये जमीन किसी रनवे की तरह सीधी और साफ नहीं, बल्कि गड्ढों, मोड़ों और छिपी हुई बारूदी सुरंगों से भरी है। उसके हर कदम पर लाखों निगाहें होंगी और हर गलती पर एक नया प्रतिद्वंद्वी जन्म लेगा।
क्या ये शांत स्वभाव वाला पायलट इस उग्र राजनीतिक आसमान में खुद को संभाल पाएगा? अभी बस इतना तय है, पीछे लौटने का रास्ता बंद हो चुका है और आगे का रास्ता बस शुरू हुआ है। जब राजीव ने अपनी पायलट यूनिफॉर्म आखिरी बार उतारी तो वो सिर्फ कपड़े नहीं उतार रहा था, वो अपने सबसे सुरक्षित कवच से बाहर आ रहा था। कल तक जो आदमी बादलों के ऊपर साफ आसमान में मशीनों की भरोसेमंद आवाज के बीच फैसले लेता था, अब उसे धुएं, नारों, भीड़ और फुसफुसाहटों से भरी दुनिया में उतरना था, जहां हर फैसला इंसानों की याद में दर्ज होता है और हर गलती पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ती। कल तक उसका समय मिनटों में मापा जाता था, टेक ऑफ, क्रूज, लैंडिंग। अब उसका समय मापा जाएगा चुनावी सालों, संसद के सत्रों और इतिहास की मोटी किताबों के अध्यायों में। एयरलाइन के दफ्तर में जब उसने अपना इस्तीफा दिया तो कुछ साथी पायलटों ने उसे गले लगाकर कहा, तुम पागल हो गए हो, तुम तो सबसे अच्छी जिंदगी जी रहे थे। वो मुस्कुरा कर रह गया, लेकिन अंदर एक डर था जो किसी ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। उसे पता था, एक बार ये रनवे छोड़ दिया तो वापसी नहीं होगी। कॉकपिट का छोटा सा दरवाजा जो कभी पूरी दुनिया से उसे अलग कर देता था, अब पीछे छूट चुका था। अब उसके लिए सिर्फ एक दरवाजा बचा था, संसद भवन का भारी पत्थर का दरवाजा, जिसके पार जाने के बाद कोई भी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। कांग्रेस मुख्यालय में पहली बार औपचारिक तौर पर प्रवेश करते हुए राजीव को एक अजीब सी गंध महसूस होती है। पुरानी फाइलों, बंद कमरों, धूपदानों, पसीने और साजिशों की मिली-जुली गंध। यहाँ लोग मुस्कुराते हुए मिलते हैं, लेकिन उनकी आंखों के पीछे कैलकुलेटर चलता दिखता है। ये कितना टिकेगा? क्या ये सिर्फ संजय की जगह भरने आया है या सच में कुछ बदलने? पार्टी के कई पुराने नेता, जिन्होंने दशकों तक जेलें काटीं, भाषण दिए, लाठी खाई, अंदर ही अंदर एक सवाल दबाकर बैठे हैं, क्या हमारा सारा अनुभव अब एक 28 साल के पायलट की कमान के नीचे चलेगा? फिर भी भीड़ के लिए, मीडिया के लिए ये एक फिल्मी सा पल है। संजय की मौत के बाद अचानक से सामने आया ये चेहरा, साफ सुथरा, सभ्य, बिना पुराने राजनीतिक घावों के निशान वाला। पोस्टरों पर उसकी तस्वीरें लगने लगती हैं, हल्की मुस्कान, सफेद कुर्ता पायजामा। लोग उसे मिजाज से जेंटल कहते हैं, क्लीन कहते हैं। उसे महसूस होता है उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक उम्मीद है। वो उम्मीद की ये बाकी सबसे अलग होगा। ये उम्मीद जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि इसे तोड़ने के लिए बस एक गलत कदम काफी है। इंदिरा गांधी उसे सामने बैठाकर शांत, ठंडी आवाज में कहती हैं, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं होगा राजीव। पार्टी बिखर रही है, विपक्ष मजबूत हो रहा है। अगर तुम आकर भी धीमे चले तो कुछ सालों में जमीन हाथ से निकल जाएगी। ये सिर्फ एक माँ की सलाह नहीं, एक प्रधानमंत्री का अलर्ट है। वो उसे साफ साफ बता रही हैं कि ये कोई आराम से सीखने वाली ट्रेनिंग नहीं, ये दौड़ती हुई ट्रेन पर चढ़ने जैसा है। या तो वो जल्दी संतुलन बना ले या गिरकर हमेशा के लिए बाहर हो जाए। 1981 अमेठी का उपचुनाव, वही सीट जहां से संजय ने अपनी राजनीतिक ताकत की शुरुआत की थी। वही गलियां, वही धूल भरी सड़कें, वही हरे भरे खेत, लेकिन अब पोस्टरों पर चेहरा बदल गया है। भीड़ में एक बूढ़ा किसान कैमरे की तरफ नहीं, राजीव की तरफ देखता हुआ कहता है, हमने आपके भाई को वोट दिया था, अब आपको देंगे, लेकिन भूलिए मत, उम्मीद वही रहेगी। ये वाक्य है किसी भाषण से ज्यादा गहराई से उसके भीतर उतर जाता है। वो समझता है वो सिर्फ अपना चुनाव नहीं लड़ रहा, वो अपने भाई की अधूरी कहानी का अगला पेज है। और उसके हर शब्द की तुलना, हर हरकत की तुलना अब एक ऐसे आदमी से होगी जो अब इस दुनिया में नहीं है। चुनावी रैलियों में जब राजीव पहली बार माइक पकड़ता है, उसकी आवाज हल्की सी कांपती है। वो मंचों का आदमी नहीं, कॉकपिट का आदमी है। वहां वो हजारों फीट ऊपर बैठकर 100 लोगों की जान संभालता था। यहाँ वो जमीन पर खड़ा होकर हजारों लोगों की उम्मीदों को संभालने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के नेता तंज कसते हैं, ये पायलट है, ये क्या जाने किसान की तकलीफ, मजदूर की परेशानी, वोट की राजनीति। भीड़ में कुछ लोग हंसते हैं, कुछ संदेह से देखते हैं। यहीं से उसकी असली रेस शुरू होती है, अपने प्रतिद्वंद्वी से नहीं, अपनी छवि से।
उस आउटसाइडर टैग से जो उसके माथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। लेकिन राजनीति अगर कुछ है तो सीखने की सबसे बेरहम जगह। अमेठी में घर घर जाकर, लोगों के बीच बैठकर, गंदे नलों के पानी को देखकर, टूटी सड़कों पर चलकर वो महसूस करने लगता है कि ये दुनिया सिर्फ भाषण ओं से नहीं बदलेगी। और यहीं उसकी टेक्निकल सोच पहली बार राजनीति से टकराती है। जैसे वो कभी इंजन खोलकर उसकी खराबी ढूंढता था, वैसे ही अब वो गांवों की समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर देखने लगता है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल। पर ये मशीनें नहीं, इंसान न हैं। इन्हें रीप्रोग्राम करने में समय भी लगता है और प्रतिरोध भी झेलना पड़ता है। अमेठी का चुनाव वो जीत जाता है। काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़ी भीड़, उठते हुए नारे, आतिशबाजी, मिठाइयाँ। लेकिन सबसे जोरदार धमाका उसके अंदर होता है। अब वो राजीव गांधी पायलट नहीं, अजीव गांधी सांसद है। संसद की पहली सीढ़ी पर पैर रखते वक्त उसे वो फोटो याद आती है जिसमें वो बचपन में अपने दादा नेहरू के साथ इन्हीं गलियारों में खड़ा था, छोटे छोटे कदमों से। आज वही गलियारा, वही लाल बजरी, वही ठंडी दीवारें, लेकिन अब वो खुद एक खिलाड़ी है, दर्शक नहीं। संसद के अंदर उसके असली प्रतिद्वंद्वी सामने आते हैं। अनुभवी नेता जो नियम कायदों के हर शब्द को हथियार की तरह इस्तेमाल करना जानते हैं। विपक्ष के दिग्गज जो हर नए चेहरे में कमजोरी ढूंढते हैं। और पार्टी के भीतर के वो लोग जो मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ तो रखते हैं, लेकिन भीतर से डरते हैं कि कहीं ये युवा चेहरा उनकी कुर्सी न हिला दे। हर सवाल, हर बहस, हर हंसी के पीछे छुपा हुआ है एक परीक्षण। क्या ये सिर्फ यहाँ बैठने आया है या सच में खेलने भी उतरेगा? इसी दौर में इंदिरा गांधी उसे एक और मोर्चे पर उतारती हैं। 1982 के एशियाई खेल दिल्ली को अचानक एक विशाल निर्माण स्थल में बदल दिया जाता है। नई सड़कें, स्टेडियम, फ्लाईओवर, टेलीविजन कवरेज, रंगीन उद्घाटन समारोह, और इन सब की पर्दे के पीछे की मशीनरी देखने, सुधारने, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी काफी हद तक राजीव पर आ गिरती है। ये उसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट है जहां उसकी टेक्निकल सोच, पायलट वाली सूक्ष्म मता और मैनेजमेंट की समझ खुलकर सामने आती है। कई लोगों ने सोचा था ये लड़का फेल हो जाएगा, ये सिर्फ हवाई जहाज उड़ा सकता है, इतने बड़े खेलों का आयोजन नहीं संभाल पाएगा। लेकिन उल्टा होता है। एशियाई खेल तमाम खामियों और हड़बड़ाहट के बावजूद दुनिया को ये संदेश दे जाते हैं कि भारत बदल रहा है, रंग में, रोशनी में, तकनीक में। कलर टीवी लोगों के घरों तक पहुंचता है, सैटेलाइट कवरेज की बातें होती हैं। भीड़ में बैठे लोग पहली बार इतने रंगीन, व्यवस्थित आयोजन को देखकर हैरान होते हैं। और पर्दे के पीछे, फाइलों के ढेर के बीच, रात रात भर जाग कर बैठा एक आदमी ये सीख रहा है कि सिस्टम अगर जोर लगाकर धकेला जाए तो चल भी सकता है। यहीं से पार्टी के भीतर एक और फुसफुसाहट शुर होती है। ये तो ठीक ठाक काम कर रहा है। लेकिन फुसफुसाहट के साथ साथ भय भी बढ़ता है। कई पुराने नेता जो इंदिरा के बाद खुद को स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते थे, अचानक देखते हैं कि मंच पर, तस्वीरों में, भीड़ के बीच एक और चेहरा उनकी बराबरी में आकर खड़ा हो गया है। जवान, ताज़ा, जनता में लोकप्रिय और सबसे जरूरी बात, गांधी उपनाम वाला। यही वो बिंदु है जहां से राजीव का असली प्रतिद्वंद्वी आकार लेना शुरू करता है। पुरानी पीढ़ी बनाम नई पीढ़ी की अदृश्य जंग। इंदिरा गांधी इसे समझती हैं, लेकिन उनके पास अब विकल्प कम हैं। देश के सामने पंजाब की आग है, खालिस्तानी उग्रवाद, गोलियों की आवाज, ट्रेन में से घसीटे जा रहे यात्री, दूर दराज गांवों में रात के सन्नाटे को चीरती बंदूकें, उत्तर पूर्व में अलगाववाद, असम की अस्मिता की लड़ाई, मिजोरम, नागालैंड की बेचैनी, कश्मीर में बेचैनी, अर्थव्यवस्था पर दबाव, बेरोजगार युवाओं का गुस्सा। वो जानती हैं उन्हें किसी ऐसे की जरूरत है जो इस उबलते हुए भारत को नए तरीके से देख सके, और उनके पास समय बहुत कम है। समय जो कभी राजीव के लिए सिर्फ फ्लाइट शेड्यूल था, अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। हर दिन, हर हफ्ता, हर चुनाव से पहले का महीना उसे याद दिलाता है कि उसकी माँ की उम्र बढ़ रही है, उनके दुश्मनों की संख्या भी। अगर कुछ हुआ, अगर कोई हमला, कोई हादस,
कोई राजनीतिक भूकंप आया तो क्या वो तैयार होगा? ये सवाल उसके पीछे पीछे चलता है, मीटिंग रूम से घर तक, बच्चों के कमरे से लेकर संसद के गलियारे तक। फिर आता है 1944, एक ऐसा साल जो भारत ये इतिहास में हमेशा के लिए खून और धुएं की गंध के साथ लिखा जाएगा। पंजाब की स्थिति बिगड़ती चली जाती है। स्वर्ण मंदिर के भीतर हथियार, चरमपंथी नेता, अंदर जमा हुई बारूद की बदबू, बाहर डरी हुई, बंटी हुई जनता और दिल्ली में बैठे फैसला लेने वाले लोग जिनके सामने कोई आसान विकल्प नहीं बचा। ऑपरेशन ब्लू स्टार का निर्णय इंदिरा के सामने गोलियों से भरा एक फॉर्म है जिस पर साइन करने से पहले वो जानती हैं कि हिंदुस्तान की आत्मा पर एक गहरी चोट लगने वाली है। जब सेना के टैंक और जवान अमृतसर की गलियों से होकर स्वर्ण मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं तो पूरे देश का दिल धड़कन रोककर खड़ा हो जाता है। टीवी स्क्रीन पर धुंधली तस्वीरें, रेडियो पर टूटे फूटे बुलेटिन, लोगों के बीच फैली अफवाहें, गुरुद्वारा पर गोलियां चली हैं, पवित्र स्थान में खून बहा है। राजीव अपनी मां के साथ बैठकों में फाइलों के ढेर के बीच आर्मी चीफ की ब्रीफिंग सुनते हुए महसूस करता है कि सत्ता का असली वजन क्या होता है। वो वजन जो किसी भी पायलट की सीट बेल्ट से ज्यादा कसकर आपको जकड़ लेता है। ऑपरेशन खत्म होता है, लेकिन इसके साथ ही शुरू होती है एक नई और कहीं ज्यादा घातक उल्टी गिनती। इंदिरा की सुरक्षा में लगे कुछ लोग अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। उनकी वर्दी के नीचे उनके सवाल, उनके गुस्से, उनके अपमान की आग सुलग रही है। दुन या बाहर से एक प्रधानमंत्री को देखती है, लेकिन अंदर उसके अपने घर के भीतर दीवारों के पीछे कदमों की आहट बदल चुकी है। राजीव को अंदाजा है कि उनकी मां ने एक खतरनाक खेल खेला है, लेकिन शायद वो भी नहीं जानता कि इस खेल का सबसे बड़ा दांव खुद उनका परिवार बनने वाला है। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह, दिल्ली की हल्की धूप, हवा में आती सर्दी की फेंट सी खुशबू। इंदिरा गांधी अपने रोज के रूटीन की तरह सफेद सा डाई में हल्की मुस्कान के साथ अपने घर से निकलती है, दूर कहीं इंटरव्यू पर जाने के लिए। गेट के पास वही सिक्योरिटी गार्ड जिनके साथ वो रोज गुजरती हैं, कैमरे की रील घूमने को तैयार, माइक चेक हो रहे हैं। अचानक कुछ सेकंड, कोई चीख नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक के बाद एक धान्य 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 गोलियों की आवाज जो सिर्फ एक शरीर को नहीं भेदती, एक पूरे देश के भविष्य को छेद देती है। खून से भीगे लॉन पर जब प्रधानमंत्री गिरती हैं, सिक्योरिटी, अफरा तफरी, कार, अस्पताल की दौड़, रेडियो पर तत्काल समाचार, न्यूज रूम में भागते हुए प्रोड्यूसर, शहर में फैलती अफवाहें। राजीव उस समय दिल्ली से दूर चुनावी अभियान पर अचानक खबर से जड़ हो जाता है। फोन की दूसरी तरफ आवाज टूटती है, मम्मी को गोली मार दी गई है। कुछ ही पलों में वो प्लेन में बैठकर दिल्ली की तरफ उड़ रहा होता है, लेकिन इस बार वो कॉकपिट में नहीं, पैसेंजर सीट पर है। पहली बार वो महसूस करता है कि आसमान, जो कभी उसका सबसे बड़ा साथी था, अब भी वैसा ही शांत है, जबकि जमीन पर उसकी धुन इयां जल रही है। दिल्ली में उतरते ही हवाई अड्डे की हवा अलग लगती है, भारी, नम, रोती हुई। गाड़ी, काफिला, सायरन, जवान, चीखती भीड़। अस्पताल के भीतर स्टील के दरवाजे, सफेद चादर, डॉक्टर्स का झुका हुआ सिर। इंदिरा नहीं रही। एक बेटे के लिए ये उसकी दुनिया का अंत है। एक ने के लिए ये शुरुआत है उस दौड़ की जिसे वो शायद कभी दौड़ना ही नहीं चाहता था। कांग्रेस के भीतर, राष्ट्रपति भवन के गलियारे में, कमरे के अंदर बाहर हर जगह एक ही सवाल तैर रहा है, अब। और राजनीति अपने सबसे बेरहम चेहरे के साथ सामने आती है। मां की लाश अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई कि कमरों में फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कुछ पुराने नेता जिनके मन में वर्षों से सूखी पड़ी महत्वाकांक्षा अचानक भीग जाती है। एक आध तो अंदर ही अंदर सोचते हैं कि ये उनका मौका है, लेकिन बाहर, सड़क पर, टीवी स्क्रीन पर, अखबारों की हेडलाइन में देश के आंसुओं के बीच एक ही नाम तैर रहा है, राजीव। राष्ट्रपति
भवन में शाम ढलती रोशनी के बीच वो दृश्य होता है जो किसी फिल्म का क्लाइमैक्स लग सकता है, लेकिन हकीकत में सिर्फ नई कहानी का पहला शॉट है। राजीव गांधी काले शोक के कपड़ों में, चेहरे पर थकान, आंखों में सूझा हुआ दर्द, राष्ट्रपति के सामने खड़े हैं। संविधान की किताब खुली है, कैमरे चालू हैं, देश के करोड़ों घरों में टेलीविजन स्क्रीन पर ये दृश्य जमे हुए हैं। शपथ के शब्द जो वो बोलता है किसी और माहौल में शायद अलग लगते, लेकिन आज ये हर शब्द खून और आंसू से लिखा हुआ लगता है। मैं राजीव गांधी ईश्वर की शपथ लेता हूं। उसी पल, एक ही सेकंड में वो पूरी दुनिया की नजरों में बदल जाता है। कुछ ही घंटों पहले तक वो शोकाकुल बेटा था, अब वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है। ये बदलाव इतना तेज है कि उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी आत्मा, सब कुछ इस स्पीड से तालमेल नहीं बैठा पाता। लेकिन समय को कोई फर्क नहीं पड़ता। समय कहता है, तुम तैयार हो या नहीं, तुमने हाँ कह दी है, अब दौड़ शुरू हो चुकी है। इंदिरा की हत्या के बाद दिल्ली की गलियों में जो आग लगती है, वो सिर्फ टायरों और दुकानों को नहीं जलाती, वो देश की आत्मा को कचोट देती है। सिख वे रोधी दंगे, जलते हुए घर, डर के मारे भागते परिवार, जलाई जा रही पगड़ियां, टूटते गुरुद्वारे और पुलिस की चुप्पी। ट्रेन में, बसों में, सड़कों पर सिर्फ एक सवाल, तुम्हारा धर्म क्या है? एंड उन दिनों की तस्वीरें आज भी देखने वाले की रूह जमा देती हैं। नई सरकार, नया प्रधानमंत्री, लेकिन जलती हुई सड़कों पर कई जगह सत्ता की मशीनरी ठप पड़ जाती है। राजीव के एक विवादित बयान, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, को सालों साल तक लोग घाव की तरह याद रखते हैं, बहस करते हैं, आरोप लगाते हैं। उसके समर्थक कहते हैं उस पल की भावनात्मक उथल-पुथल थी। उसके विरोधी कहते हैं इसमें एक पूरी मानसिकता झलकती है। जो भी हो, ये शब्द उसके नाम से हमेशा के लिए चिपक जाते हैं, जैसे इतिहास ने उसे उसके सबसे कठिन दिनों में भी कोई राहत न देने की कसम खा ली हो। फिर भी राजनीति रुकी नहीं रहती। कुछ ही हफ्तों में चुनाव की घोषणा होती है। एक तरफ गुस्सा, डर, खून की बू, दूसरी तरफ सहानुभूति की सुनामी, विधवा और युवा बेटे के लिए उमड़ता हुआ समर्थन। विपक्ष जो इंदिरा की नीतियों पर हमला करता आया था, अचानक खुद को नैतिक दुविधा में पाता है। कितना हमला करें, कहाँ रुक जाएं, किस लहजे में बात करें? राजीव के सामने देश की सबसे बड़ी विडंबना खड़ी है। उसे अपनी मां की मौत के बाद खुद के नेतृत्व में चुनाव जीतना है, और जितना ज्यादा लोग उसकी मां के लिए रोएंगे, उतना ही ज्यादा वोट उसकी पार्टी की झोली में गिरेंगे। राजनीति और निजी शोक इस कदर उलझ जाते हैं कि किनारा पहचानना मुश्किल हो जाता है। 1984 का चुनावी अभियान भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अजीब, कड़वा मीठा अध्याय बन जाता है। एक तरफ पोस्टरों पर मुस्कुराता युवा प्रधानमंत्री, स्थिर सरकार, मजबूत भारत का नारा। दूसरी तरफ गांवों कस्बों में, नुक्कड़ों पर, चाय की दुकानों में बैठे लोग जो अभी भी इंदिरा के लिए आंसू पोंछ रहे हैं, लेकिन वोट डालने की बात आते ही कहते हैं अब बेटे को मौका देना चाहिए। मोदी, भाजपा उसी समय छोटे रूप में है, जनसंघ से बदला स्वरूप, पर असली संघर्ष तब भी कांग्रेस बनाम संयुक्त विपक्ष का है। लेकिन उस संयुक्त विपक्ष के भीतर भी आपसी अविश्वास, अहंकार, टुकड़े टुकड़े गठबंधन। काउंटिंग के दिन टीवी स्क्रीन पर आती हुई सीटों की संख्या किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसी है, लेकिन थ्रिलर में भी इतनी एकतरफा जीत शायद ही लिखी गई हो। कांग्रेस के खाते में आती हैं 400 से ज्यादा सीटें। 404 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की सबसे बड़ी बहुमत वाला जनादेश विपक्ष जैसे संसद के कोने में सिमट जाता है। 40 साल का ये आदमी, जो कुछ साल पहले तक केवल विमान के रूट मैप और शेड्यूल देखता था, अब पूरे देश का रूट मैप अपने सामने फैला हुआ देख रहा है। ये जीत जितनी चमकदार है, उतनी ही भारी भी। ये केवल सीटें नहीं हैं, ये वादों के बंडल हैं जिन पर लिखा है तुम बाकी सबसे अलग हो, तुम्हें सिस्टम साफ करना है, तुम्हें देश को आधुनिक बनाना है, तुम्हें भ्रष्टाचार मिटाना है, तुम्हें हर गांव में बिजली, फोन, सड़क पहुंचानी है, और सबसे बड़ा वाक्य लगभग हर दिल में गूंजता हुआ, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं होगा,
बड़ी जीत का मतलब होता है छोटी सहनशीलता। लोग सोचते हैं इतना मजबूत मैंडेट मिला है, अब बहाने नहीं चलेंगे। राजीव को पता है कि ये बहुमत जितना उसका है उतना ही उसकी माँ का, उसकी पार्टी का और उस खून का भी जो अभी अभी सड़कों पर बहा है। उसे ये भी पता है कि वही पुरानी पीढ़ी जो आज उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बधाई दे रही है, कल उसकी हर गलती गिनकर कहेगी, देखा हमने कहा था ना, ये बच्चा है, ये राजनीति का आदमी नहीं। उसका प्रतिद्वंद्वी अब साफ दिखने लगा है। एक तरफ विपक्ष, दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के भीतर बैठे नेता और ऊपर से एक टिक टिक करता हुआ टाइमर जो याद दिला रहा है कि इतने बड़े जनादेश के बाद उसक ई हर चूक कई गुना बढ़कर दिखाई देगी। जीत की रात, जब आतिशबाजी के शोर के बीच दिल्ली की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा होता है, उस रात प्रधानमंत्री आवास के एक कमरे में वो चुपचाप बैठा हुआ होता है। सामने फाइलों के ढेर हैं, अर्थव्यवस्था, तकनीक, पंचवर्षीय योजनाएं, गांवों की रिपोर्ट, विदेशी नीति के दस्तावेज, सुरक्षा से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट। बाहर लोग उसे कंप्यूटर युग का आदमी कहते हैं, 21वीं सदी का नेता कहते हैं, लेकिन कमरे के भीतर एकदम आम इंसान की तरह वो खुद से पूछ रहा है, क्या मैं सच में ये सब कर पाऊंगा, या मैं भी उसी सिस्टम में फंस जाऊंगा जिसके खिलाफ लोग मुझे उम्मीद की तरह देख रहे हैं। उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला, वही पुराना घिसा पिटा, फाइलों पर साइन करो, नौकरशाहों की सुनो, पार्टी के दिग्गजों को खुश रखो और समय बिताओ। दूसरा, खतरनाक, अनिश्चित, सिस्टम को झकझोरना, टेक्नोलॉजी लाना, सत्ता को नीचे तक पहुंचाना, भ्रष्टाचार से पंगा लेना और इश्क ए बदले में पार्टी के भीतर दुश्मनों की लिस्ट लंबी होते देखना। उसे याद आता है जैसे विमान उड़ाते वक्त वो कई बार ऑटो पायलट की बजाय दी कंट्रोल्स पकड़ना पसंद करता था। वैसे ही अब भी अगर उसे सच में कुछ बदलना है तो उसे देश की इस विशाल मशीन को ऑटो पायलट से निकालकर खुद संभालना होगा, और वो तय करता है वो रिस्क लेगा। लेकिन ये फैसला सिर्फ उसकी महत्वाकांक्षा का नहीं, उसकी लड़ाई का शुरुआती अलार्म है। अब उसके सामने केवल एक अदृश्य प्रतिद्वंद्वी नहीं, एक पूरा गठजोड़ खड़ा होगा। पुराने नेता, भ्रष्ट अफसर, नाराज कारोबारी, चोट खाए क्षेत्रीय नेता और वो आम आदमी भी जो बदलाव चाहता तो है, लेकिन बदलाव की पहली तकलीफ आते ही पीछे हट जाता है। राजीव के पास 5 साल से भी कम का समय है भारतीय राजनीति की भाषा में एक कार्यकाल खुद को साबित करने के लिए। उसकी कहानी अब उस मोड़ पर है जहां से वो सिर्फ प्रधानमंत्री का बेटा नहीं, प्रधानमंत्री राजीव गांधी बन चुका है। कॉकपिट की खिड़की से दिखने वाला साफ आसमान अब बदलकर संसद की बारीक उलझी हुई लाइन ग्राफ में तब्दील हो चुका है। हर स्पीच, हर नीति, हर फैसला उसे या तो और ऊपर ले जाएगा या सीधा नीचे धकेल देगा। आगे के सालों में वो टेलीफोन और कंप्यूटर के जरिए भारत को 21वीं सदी की दहलीज पर लाने की कोशिश करेगा, पंचायती राज और युवाओं को अधिकार देने की बात करेगा, और इसी के साथ ऐसे घोटालों और विवादों में भी फंसेगा जो उसके क्लीन इमेज को चीरने की कोशिश करेंगे। उसके प्रतिद्वंद्वी बदलते रहेंगे, कभी पार्टी के भीतर, कभी बाहर, कभी किसी दूसरे देश में बैठा दलाल, कभी किसी छोटे से गांव में बैठा नाराज कार्यकर था, लेकिन वो सब आगे की कहानी है। फिलहाल बस इतना तय हो चुका है, जिस युवा पायलट ने राजनीति से बचने के लिए आसमान चुना था, उसी को अब जमीन पर सबसे खतरनाक, सबसे तेज और सबसे कम समय वाली राजनीतिक रेस दौड़नी है। उसके पास घड़ी की सुइयों से भी तेज भागते हुए 5 साल हैं और एक पूरा देश जो हर सेकंड उसकी तरफ देखकर पूछ रहा है, अब क्या बदलोगे राजीव? जिस आदमी ने अभी अभी इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी जीत हासिल की थी, उसी को कुछ हफ्तों बाद हर सुबह आईने में एक ही सवाल घूरता था, तुम सच में बदलने आए हो या बस एक और चेहरा हो जो पोस्टरों पर अच्छा लगता है? रात को सोते समय बाहर लाउडस्पीकरों पर बजते गीत, पटाखों की आखिरी आवाज और भीतर दिल में एक टिक टिक करता टाइमर। 5 साल, उतना ही समय
हाँ, जितने में एक विमान सैकड़ों बार उड़ान भरकर लौट आता, पर अब उसे पूरे देश को एक बार में नई दिशा देनी थी। और इस रेस में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कोई दुश्मन देश नहीं, कोई विपक्षी नेता भी नहीं, बल्कि वही पुराना जड़ चिपचिपा सिस्टम था जो दशकों से हर बदलाव के गले में रस्सी डालकर उसे धीमा कर देता था। प्रधानमंत्री बनने के अगले ही हफ्तों में राजीव को जो पहली चीज सबसे ज्यादा चुभती है वो है सरकार, डर की उम्र। नहीं, नेताओं की नहीं, मंत्रालयों की, दफ्तरों की, फाइलों की उम्र। उत्तर ब्लॉक और दक्षिण ब्लॉक के ठंडे गलियारों में चलते हुए, दीवारों पर लगे पुराने पंखे, जंग खाए अलमारी के ताले, लकड़ी के मेज पर मोटे मोटे रजिस्टर और बीच में झुककर फाइलों के ऊपर झुके बू, सब कुछ ऐसा लगता जैसे देश आगे बढ़ना चाहता है और उसकी रीढ़ अतीत की किसी जकड़न में फंसी है। वो अपने सहयोगियों से कहता है, हम 21वीं सदी में पैर रखना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार अब भी टाइपराइटर के युग में अटकी है। तो पहला हमला वो यहीं करता है, तकनीक से। कंप्यूटर, टेलीफोन, सैटेलाइट, वो 3 ऐसे शब्द बोलता है जो उस समय के कई पुराने नेताओं के लिए गालियां जैसे लगते हैं। कंप्यूटर आएंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, मशीनें आदमी का काम खा जाएंगी। संसद के भीतर विपक्ष ही नहीं, उसकी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी तंज कसते हैं। वो हंसकर सुन सकता था, टाल सकता था, लेकिन वो इस लड़ाई को आमने सामने लड़ने का फैसला करता है। राजीव अपने आसपास नए चेहरे लाता है, टेक्नोलॉजी से जुड़े विशेषज्ञ, इंजीनियर, बाहर से पढ़े हुए युवा और एक खास नाम, सैम पित्रोदा। दाढ़ी वाला ये इंजीनियर उसके विजन का टेक जस्ट निकल साथी बनता है। दोनों देर रात तक नक्शे पर झुके रहते हैं, यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज, यहाँ ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ ग्रामीण टेलीफोन। उस दौर में जब कई गांवों में लोग अपने पूरे जीवन में एक बार भी फोन नहीं देखते, राजीव एक पागल सा सपना देखता है। हर ब्लॉक, हर कस्बे तक फोन पहुंचाना है। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में पहली बार कंप्यूटरों के बड़े बड़े डिब्बे पहुंचते हैं, हरे काले स्क्रीन, घूमते हुए एल जैसे फ्लॉपी केसेस और कीबोर्ड पर हिचकते हुए सरकारी बाबू, जिन्हें लगता है ये चमकती मशीन किसी दिन उनका काम ही निगल जाएगी। कैफेटेरी या में फुसफुसाहट, ये लड़का हमारा रोजगार खा जाएगा, कंप्यूटर से क्या गरीबी हटेगी। दूसरी तरफ कॉलेजों में पढ़ने वाले लाखों युवा पहली बार टीवी पर आने वाली इन मशीनों को देखकर उत्साह से भर जाते हैं। अगर ये आएगा तो शायद हमें भी कोई नया काम मिलेगा, हम भी किसी बड़ी कंपनी में कोड लिख सकेंगे, चिप बना सकेंगे, सॉफ्टवेयर बना सकेंगे। यहीं से उसके जाम प्रतिद्वंद्वी की पहली सूरत साफ होती है, पुराना बनाम नया। संसद की एक बहस में एक वरिष्ठ नेता उसकी तरफ उंगली उठाकर कहता है, ये कंप्यूटर का चक्कर छोड़िए, पहले पेट भरिए लोगों का। राजीव जवाब देता है, अगर हम आज तकनीक नहीं लाएंगे तो कल हमारा पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा। दुनिया भाग रही है, हम खड़े भी रहे तो पीछे छूट जाएंगे। बाहर बैठे लोग ताली बजाते हैं, लेकिन अंदर कई दिलों में एक रेखा खिंच जाती है। ये लड़का हमारी शैली नहीं, हमारी पीढ़ी बदलना चाहता है, पर तकनीक ही उसकी कहानी नहीं है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही उसे महसूस होता है कि सिर्फ दिल्ली को चमकाना काफी नहीं, देश के छोर छोर पर धधकती आग को भी बुझाना है। असम की आग, मिजोरम की बंदूकें, पंजाब का जख्म, तमिलनाडु के समुद्र पार श्रीलंका से उठता धुआं, हर दिशा से संकट। एक तरफ वो कंप्यूटर की चिप पर भविष्य लिखना चाहता है, दूसरी तरफ उसे खून से सने कागजों पर शांति समझौते साइन करने हैं। असम में, जहां विदेशी घुसपैठ को लेकर छात्र वर्षों से आंदोलन कर रहे थे, रैलियां बंद, हिंसा और चुनाव का बहिष्कार, वहां राजीव एक बड़ा जोखिम लेता है। वो आंदोलनकारियों से सीधी बातचीत का फैसला करता है। गुवाहाटी के गेस्ट हाउस में रात भर चलने वाली बैठकों में थके हुए चेहरों और गरम खौलती आवाजों के बीच असम समझौता जन्म लेता है। 1985 का वो दिन जब राजीव और छात्र नेताओं के बीच किए गए इस समझौते पर साइन होते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि ये पहली बार है जब दिल्ली ने दिल्ली की भाषा की बजाय असम की भाषा में बात की है। इसके अगले साल मिजोरम में भी एक और बड़ा मोड़ आता है। दशकों से चले आ रहे
विद्रोह, जंगलों में छिपे उग्रवादी और सेना के साथ छिपी झड़पों के बीच अचानक खबर आती है, मिजोरम शांति समझौता होने वाला है। एक तस्वीर जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाती है, भारत सरकार के प्रतिनिधि और पूर्व उग्रवादी नेता एक ही मेज पर बैठकर हाथ मिला रहे हैं। राजीव इस पूरी प्रक्रिया में कैबिनेट मीटिंगों और खुफिया ब्रीफिंगों के बीच बार बार एक ही वाक्य दोहराता है, अगर हम अपनी ही जनता को हमेशा दुश्मन की तरह देखेंगे तो देश कैसे एक रहेगा। लेकिन ठीक इसी समय एक और मोर्चे पर उसकी सबसे कठिन परीक्षा लग चुकी होती है, पंजाब। ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा की हत्या के बाद पंजाब अविश्वास की गहरी खाई में है। एक तरफ आतंकवाद, ट्रेन से घसीटे जा रहे यात्री, पुलिस थाने पर हमले, बम ब्लास्ट, दूसरी तरफ निहत्थे सी खा जो खुद को राज्य की मशीनरी के शक और सज्जा के बीच फंसा पाते हैं। राजीव के सामने सवाल सिर्फ कानून और व्यवस्था का नहीं, न्याय और भरोसा का है। वो राजीव लोंगोवाल समझौता के नाम से जाना जाने वाला एक समझौता करता है, जिसमें पंजाब की राजनीतिक मुख्यधारा को दोबारा मजबूत करने, सीमाओं के पास की असुरक्षा कम करने और सिख समुदाय की चिंताओं को सुनने की कोशिश की जाती है। इधर शांति के सिग्नेचर चल रहे हैं, उधर देश को झकझोर कर रख देने वाला एक हादसा उसकी मेज पर फाइल की तरह नहीं, इंसानी चीख बनकर गिरता है। भोपाल गैस त्रासदी, दिसंबर 1984 की वो रात जब यूनियन कार्बाइड के प्लांट से जहरीली गैस का बादल निकलकर पूरे शहर पर छा जाता है। लाखों लोग नींद से चीखते हुए उठते हैं, आंखों में जलन, छाती में जलती आग, सड़कों पर भागती भीड़, परछाइयों की तरह गिरते शरीर। सुबह होते होते हजारों लाशें और अगले वर्षों में धीरे धीरे मरते, अपाहिज होते, विकलांग बच्चों को जन्म देती औरतें, ये सब मिलकर भारत के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी का चेहरा बन जाते हैं। राजीव उस समय कुछ ही हफ्तों पुराना प्रधानमंत्री है। उसे एक साथ दर्जनों फैसले लेने हैं, राहत, मुआवजा, विदेशी कंपनी से जवाबदेही और सबसे विवादित यूनियन कार्बाइड के प्रमुख वॉरेन एंडरसन का देश से निकल जाना। ये फैसला, जिसकी सच्चाई और वजहों पर आज तक बहस होती है, उसके नाम के साथ एक और गहरे निशान की तरह जुड़ जाता है। उसके विरोधी कहते हैं, कंपनी को बचाया गया, अपराधियों को भागने दिया गया। उसके समर्थक तर्क देते हैं, अराजकता के बीच गलत सही फैसले गड्ढमड्ढ हो गए। जो भी हो, भोपाल की हवा में बची गैस की गंध उसकी सरक आर के सिर पर एक अदृश्य आरोप की तरह चिपक जाती है। इसी बीच दिल्ली में लोकतंत्र की मशीनरी के कुछ हिस्सों को सुधारने की कोशिश में वो एक बड़ा कदम उठाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। सालों से देश में जिस राजनीतिक तमाशे को लोग आया राम गया राम कहकर मजाक बनाते आए थे, नेता चुनाव एक पार्टी से जीतते हैं और कुछ पैसे, कुछ पद के लोभ में दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उसे रोकने के लिए कानून बनता है 12वां संविधान संशोधन, जो सांसदों और विधायकों को पार्टी बदलने पर अयोग्य ठहराता है। लोगों को ये उम्मीद देता है कि शायद अब खरीद फरोख्त वाली राजनीति में कुछ लगाम लगेगी। लेकिन इसी कानून के ड्राफ्टिंग, चर्चा और पारित होने के दौरान पार्टी के भीतर बैठे कई नेता मन बड़बड़ाते हैं, ये लड़का हमारी पुरानी चालें बंद कर रहा है। ये सब करते हुए वो एक और बड़े सपने पर काम शुरू करता है, सत्ता को नीचे तक पहुंचाने का। पंचायती राज, गांव के स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों को असली अधिकार देना, ताकि हर छोटी सी सड़क, हर हैंडपंप, हर स्कूल के लिए किसी दिल्ली के अफसर की फाइल का इंतजार न करना पड़े। वो बार बार भाषणों में कहता है, लोकतंत्र सिर्फ दिल्ली और राज्य की राजधानी तक नहीं, गांव के चौपाल तक जाना चाहिए। 73वें और 76वें संविधान संशोधन का ढांचा, जो बाद में उसकी मौत के बाद कानून बनता है, उसका इमेज पर फाइलों के रूप में कई रातों तक खुला रहता है। वो नोट्स लिखता है, मार्जिन पर गोल गोल घेरा बनाकर उम्मीदें दर्ज करता है, महिलाओं के लिए आरक्षण, दलितों के लिए सीटें, युवाओं को मौका। समय की कमी, राजनीतिक विरोध और पुरानी पीढ़ी का डर इस योजना को उसके जीवनक
आल में पूरी तरह लागू नहीं होने देते, लेकिन बीज बोया जा चुका होता है और इसी बीच उसकी जिंदगी में प्रवेश करता है वो आदमी जो पहले उसका सबसे बड़ा सहयोगी और बाद में उसका सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनेगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह वी.पी. सिंह। राजीव साफ सुथरी छवि वाले इस नेता को वित्त मंत्री बनाता है। दोनों की जोड़ी को मीडिया मिस्टर क्लीन एंड मिस्टर क्लीनर कहने लगती है। वी.पी. सिंह आयकर छापों की झड़ी लगा देते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर पर रेड, खुफिया फाइलें खुलती हैं, गुप्त खातों का पता चलता है। जनत अताली बजाती है, ये सरकार तो सच में कुछ कर रही है। शुरू में राजीव और वी.पी. सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ही टीम में खेल रहे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये लड़ाई एक क्लीन टीम से निकलकर कौन ज्यादा साफ की होड़ में बदलने लगती है। कुछ बड़े कारोबारी जिनकी कंपनियों पर छापे पड़ते हैं, दिल्ली के गलियारों में रात के अंधेरे में नए समीकरण बुनने लगते हैं। मीडिया में सुर्खियां, वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच खटपट। राजीव के सामने एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है। अगर वो वी.पी. सिंह को पूरी तरह खुली छूट देता है तो पार्टी के भीतर, दानदाताओं के बीच और बड़े उद्यमियों के बीच नाराजगी बढ़ती है। अगर वो उन्हें रोकता है तो साफ सुथरी छवि पर पहला दाग लगने का जोखिम है। समय बीतता है, रिश्ता खिंचता है, आखिरकार घटनाओं की उलझन, फाइलों की खींचत आन और आरोप प्रत्यारोप के बीच वी.पी. सिंह वित्त मंत्रालय से हटाए जाते हैं, फिर रक्षा मंत्री बनाए जाते हैं, एक तरह से साइडलाइन करते हुए, लेकिन अभी भी मंत्रिमंडल में रखकर। राजनीति के जानकार इस बदलाव में आने वाले तूफान की पहली हवा महसूस कर लेते हैं। वही आदमी जो कल तक राजीव का हथियार था, आज उसके सबसे बड़े आलोचक बनने की तैयारी कर रहा है। उधर बाहर देश के गरीब, खासकर मुसलमान और औरतें एक और मोर्चे पर राजीव की परीक्षा लेते हैं। शाहबानो केस। सुप्रीम कोर्ट एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला के पक्ष में फैसला देता है, जिसमें पति को तलाक के बाद भी गुजारा भत्ता देने की बात होती है। इसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई धार्मिक नेता इस धर्म में दखल बताते हैं। सड़कों पर प्रदर्शन, फतवे, नाराजगी। राजीव के सामने चुनावी गणित और संवैधानिक सिद्धांत दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। वो चुनता है एक बेहद विवादित रास्ता, संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लगभग निरस्त कर देना। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों की सुरक्षा कानून के जरिए वो धार्मिक नेतृत्व को शांत तो कर देता है, लेकिन साथ ही खुद को महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों के लिए खुला छोड़ देता है। वही विपक्ष जो कुछ साल पहले तक उसे अति आधुनिक कहकर कोसता था, अब उसे पिछड़ी सोच वाला कहने लगता है। उसके समर्थकों में भी कई लोग चुपचाप सिर झुका लेते हैं। ये फैसला इतिहास में कैसे लिखा जाएगा? इसी दौरान एक और कदम जो शुरुआत में उसे धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक दिखाने की कोशिश लगता है, बाद में देश की कम्युनल राजनीति की एक नई दिशा बना देता है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाना, जिला अदालत का पुराना आदेश, स्थानीय दबाव और रामलला के दर्शन के नाम पर बढ़ती आवाजों के बीच प्रशासन ताला खोल देता है। टीवी पर आती तस्वीर, मुस्कुराते हुए भक्त, अंदर स्थापित मूर्तियां और मंदिर मस्जिद की पुरानी बहस की नई चिंगारी। कुछ सालों बाद यही मुद्दा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लकीर बन जाएगा। उस समय राजीव को शायद अंदाजा नहीं कि ये ताला सिर्फ लकड़ी का नहीं, देश की राजनीति के अगले दशक का ताला भी खोल रहा है। बाहर से उसका चेहरा अभी भी युवा, आधुनिक, टेक्नोलॉजी वाला प्रधानमंत्री है, लेकिन अंदर फाइलों के बीच हर दिन किसी न किसी मोर्चे पर गोलियों की गूंज सुनाई देती है, कभी अदालत से, कभी सड़कों से, कभी सीमाओं से। और तब आता है वो मोड़ जहां उसकी विदेश नीति और घरेलू राजनीति दोनों एक साथ जंग के मैदान में धकेल दी जाती हैं। श्रीलंका। श्रीलंका के उत्तर पूर्व में तमिलों और सिंहलियों के बीच गृह युद्ध जैसा माहौल है। LTTE नाम का संगठन हथियार उठाकर तमिलों के अधिकारों के लिए लड़ने की बात करता है। सरकार उन्हें आतंकवादी कहती है। तमिलनाडु की राजनीति में तमिल भावनाओं का उबाल है। हमारे लोग मारे जा रहे हैं,
राजीव पर दबाव बढ़ता है, कुछ करो। वो फैसला लेता है जो इतिहास में इंडो श्री लंका समझौता के नाम से दर्ज है। 1937 में वो खुद कोलंबो जाता है, श्रीलंकाई राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के साथ समझौते पर साइन करता है। भारतीय शांति सेना IPKF श्रीलंका में जाएगी, शांति कायम करेगी, तमिलों की रक्षा भी करेगी और हथियार भी समेटेगी। कागज पर ये योजना सधी हुई लगती है, लेकिन जमीन पर ये शांति सेना कुछ ही महीनों में गोलीबारी के बीच फंस जाती है। जिन तमिलों के लिए भारतीय सेना गई थी, वही LTTE उसके खिलाफ हथियार उठा लेता है। भारतीय जवान अनजाने जंगलों में, अजनबी भाषा वाले गांवों में न दोस्त की पहचान कर पाते हैं, न दुश्मन की। ऑपरेशन के दौरान हजारों भारतीय सैनिक मारे जाते हैं, कई लापता होते हैं। ताबूतों में लिपटे जवानों के शव जब भारत के छोटे कस्बों में लौटते हैं तो स्वागत के नारों की बजाय सवाल उठते हैं, ये हमारे बच्चे किसके लिए मरे? हमारी लड़ाई थी भी या नहीं? राजीव पर आरोप लगता है दूसरे देश की सिविल वॉर में कूद पड़े, बिना तैयारी के सेना भेज दी, युद्ध को शांति का नाम दे दिया। तमिलनाडु में उसे धोखेबाज, श्रीलंका में दखल देने वाला और दिल्ली में अनुभवहीन साहसी कहा जाता है। उसका प्रतिद्वंद्वी अब सिर्फ पुराना सिस्टम नहीं, बल्कि वो गुस्सा भी है जो गलियों में, सैनिकों के परिवारों में और तमिल यूथ के दिलों में उबल रहा है। यहीं कहीं से एक और सबसे खतरनाक मोर्चा खुलता है, बोफोर्स। स्वीडन की कंपनी से 155 मिमी की तोपें खरीदने का सौदा, जो कागजों पर एक सामान्य रक्षा सौदा होना चाहिए था, अचानक मीडिया, संसद और चाय की दुकान की चर्चाओं का सबसे जहरीला विषय बन जाता है। स्वीडिश रेडियो की एक रिपोर्ट, डील में कमीशन दिया गया है। नामों की चर्चा शुरू, दलाल, मध्यस्थ, किसके रिश्तेदार, किसके दोस्त। राजीव उस वक्त विदेश यात्रा पर होता है। वापस आते ही उसका सामना ऐसी सुर्खियों से होता है जिन्हें देखकर उसके लिए सबसे बड़ा झटका यही होता है कि सवाल सिर्फ बोफोर्स पर नहीं, सीधे उसके ऊपर उठ रहे हैं। क्या राजीव को पता था? क्या राजीव के परिवार के किसी करीबी को पैसा मिला? संसद में विपक्ष मेज थपथपाते हुए नारे लगाता है, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। ये नारे शायद इतिहास के सबसे क्रूर राजनीतिक हमलों में से एक बन जाते हैं। अजीब विडंबना ये है कि कोई ठोस सबूत सीधे उसके बैंक खाते तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन आरोपों की धुंध इतनी घनी कर दी जाती है कि उसके क्लीन इमेज वाला आसमान पहली बार पूरी तरह बादलों से भर जाता है। और यहीं उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी VP सिंह के किरदार का असली ट्विस्ट सामने आता है। वही VP सिंह जो कभी उसके साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता था, अब संसद के बाहर जन मोर्चा बनाकर उसके खिलाफ अलख जगा रहा है। रैलियों में हाथ में काला झंडा, गले में मफलर, वो लोगों से कहता है, मैं अंदर था, मैंने देखा है, इस सरकार में घोटाले हो रहे हैं। मीडिया उसे मिस्टर क्लीन और राजीव को घोटालों में घिरा प्रधानमंत्री कहने लगता है। दोनों के बीच ये लड़ाई अब व्यक्तिगत भी हो चुकी है। एक समय था जब ये दोनों कैबिनेट मीटिंग के बाद चाय साथ पीते थे। अब एक स्टेज से बोल रहा है, राजीव जवाब दो, और दूसरा लाल किले की प्राचीर से कह रहा है, हमने कुछ गलत नहीं किया। देश देख रहा है दो चेहरों की जंग, दोनों उत्तर प्रदेश के, दोनों कभी कांग्रेस के, दोनों साफ छवि के दावेदार, लेकिन अब एक सत्ता में, दूसरा सड़क पर। टाइमर तेजी से चल रहा है। 1984 की जीत के बाद शुरू हुआ 5 साल का कार्यकाल अपने आखिरी पड़ाव की तरफ भाग रहा है। हर साल के साथ उसकी टेबल पर फाइलों की संख्या बढ़ती है और उसे मिले हुए राजनीतिक पूंजी का बैलेंस कम होता जाता है। वित्तीय घाटा, बढ़ती आबादी, बेरोजगारी, बोफोर्स, श्रीलंका, शाहबानो, अयोध्या, पंजाब, ये सब मिलकर एक ऐसे तूफान की तरह है जो धीरे धीरे उसकी कुर्सी के चारों तरफ घूमने लगा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी हंगामे के बीच भी देश के नक्शे पर कुछ ऐसी रेखाएं खींची जा रही हैं जिनका असर आने वाले दशकों तक महसूस होगा। नए इंजीनियरिंग कॉलेज, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की शुरुआत, नीतियां, दूरदराज जिलों में खुलते टेलीफोन एक्सचेंज, गांवों में लगते सैटेलाइट एजुकेशन टेलीविजन, ये सब शोर शराबे के बीच चुपचाप का
एम कर रहे हैं। कभी कभी रात में जब सब सो जाते हैं, वो प्रधानमंत्री आवास के लॉन में टहलते हुए आसमान की तरफ देखता है। वही आसमान जहां कभी वो पायलट की सीट से निर्देश देता था, आज वो सोचता है वहीं ऊपर से देखने पर तो सब साफ लगता था, लेकिन जमीन पर हर चीज में कितना घपला, कितना टकराव, कितनी राजनीति घुली हुई है। उसके सामने एक और चुनाव है, और इस बार मुकाबला सिर्फ विपक्ष से नहीं, अपनी ही बनाई हुई उम्मीदों से है। 1979 के चुनाव घोषित होते हैं। 5 साल पहले जो आदमी सहानुभूति की लहर और मजबूत मैंडेट का चेहरा था, आज वही आदमी बोफोर्स, दंगे, भ्रष्टाचार, श्रीलंका जैसे शब्दों का बोझ उठा रहा है। दूसरी तरफ उसका पुराना साथी अब उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन चुका है। वी सिंह क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय विपक्ष के साथ मिलकर एक नया फ्रंट बनाता है, जो लोगों से वादा करता है हम राजीव से भी ज्यादा साफ हैं। काउंटिंग के दिन टीवी की स्क्रीन पर इस बार 400 सीटों का सुनामी नहीं, एक बिखरी हुई तस्वीर दिखती है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो रहती है, लेकिन बहुमत से दूर। विपक्ष एकजुट होकर सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री की कुर्सी, जिस पर वो एक समय इतने मजब ऊत जनादेश के साथ बैठा था, अब उसकी पहुंच में होने के बावजूद उसकी उंगलियों से फिसलती जा रही है। नतीजे आते ही किसी फ्लाइट के अचानक टर्बुलेंस में घुसने जैसा झटका उसे महसूस होता है, लेकिन फर्क ये है कि इस बार उसके पास रिकैलकुलेट करने के लिए ऑटो पायलट नहीं है। इस साफ दिख रहा है, ये जनादेश उससे कह रहा है हमने तुम्हें मौका दिया था, तुमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बिगाड़ा भी, अब जरा किनारे बैठो और देखो तुम्हारे बाद कौन स्टीयरिंग संभालता है। वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देता है। शपथ लेने के लिए अब कोई और राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां चढ़ रहा है। वी सिंह, वही आदमी जो कभी उसके साथ खड़ा था, अब उसकी जगह ले रहा है। इतिहास शायद ही कभी इतनी फिल्मी स्क्रिप्ट लिखता है, लेकिन ये वास्तव एकता है। पर्दे के इस मोड़ पर राजीव पहली बार सत्ता के गलियारों से बाहर विपक्षी बेंचों की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। फिर भी कहानी का टाइमर अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी उम्र सिर्फ 45-46 के बीच है। बहुत से लोग सोचते हैं ये कुछ साल विपक्ष में रहेगा, फिर लौटेगा। उसके दिमाग में भी धीरे धीरे एक नया नक्शा बनना शुरू होता है। बिना कुर्सी के, बिना फाइलों के, सिर्फ शब्दों और जनसमर्थन के बल पर क्या वो अपना खोया हुआ विश्वास वापस पा सकता है? आगे आने वाले वर्षों में जब वो विपक्ष के नेता के रूप में देश भर में घूमेगा, अपने ही फैसलों, अपनी ही गलतियों और अपने ही अधूरे सपनों के खिलाफ तर्क देगा, तब उसकी कहानी एक नया मोड़ लेगी। और कहीं दूर तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में उसके किसी पुराने फैसले की गूंज जे एक बार फिर से गोलियों की आवाज में बदलने की तैयारी कर रही होगी। लेकिन वो अगला हिस्सा है उस आदमी की कहानी का जिसने आसमान से उतरकर सत्ता की रनवे पर इतिहास की सबसे तेज रेस दौड़ी और फिर एक झटके में कुर्सी खोकर भी अपनी निगाहें उस टाइमर पर टिकाए रखीं जो अब भी कह रहा था तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है राजीव, तुमने जो शुरू किया है उसका हिसाब अब भी बाकी है। सत्ता छिनते ही लोग अक्सर गायब हो जाते हैं, लेकिन राजीव गांधी की कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तब शुरू होता है जब उनके पास कोई कुर्सी नहीं बचती और फिर भी किसी अदृश्य या निशानेबाज की राइफल की नली बहुत दूर से सिर्फ उन्हीं की तरफ घूमने लगती है। अब उनके सामने एक अजीब सी डेडलाइन है। अगले चुनाव तक खुद को निर्दोष नहीं, विश्वसनीय साबित करना, क्योंकि राजनीति में अदालत का फैसला नहीं, जनता का फैसला सबसे बड़ा होता है और उसका टाइमर चल चुका है। दिल्ली की हवा बदल गई थी। कल तक जिन गलियारों में प्रधानमंत्री साहब कहकर रास्ते खुल जाते थे, आज वहीं लोग हाथ मिलाते हुए भी आंखें चुराते। विपक्ष की बेंच पर बैठना किसी ऊंची इमारत से अचानक बेसमेंट में उतरने जैसा था। रोशनी कम, शोर ज्यादा और हर तरफ शक की गंध। राजीव ने हार के बाद वही किया जो बहुत कम नेता करते हैं, वो टूटकर घर नहीं बैठे। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को हथियार बनाया, अपनी उम्र, अपनी ऊर्जा, अपना युवा होना। वो देश भर में निकले जैसे कोई पायलट क्रैश लैंडिंग के बाद भी ब्लैक बॉक्स बचाने दौड़ता है। मैं
ने गलती की हो तो बताओ, लेकिन जो किया देश के लिए किया। पर उनकी इस वापसी की राह में उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी केवल वी.पी. सिंह नहीं रहा। वी.पी. सिंह तो अब कुर्सी पर थे, असली प्रतिद्वंद्वी बन गया था एक शब्द, बोफोर्स। ये शब्द अब सिर्फ एक सौदा नहीं, एक जहर की तरह था जो हर भाषण हर पोस्टर, हर चुनावी चर्चा में घुल जाता। और विडंबना देखिए, जिसके खिलाफ कभी वी.पी. सिंह ने क्लीन होने की तलवार उठाई, वही तलवार अब खुद उनकी सरकार के सिर पर भी घूमने लगी थी। 1979 के बाद देश में जो सरकार बनी वो कई दलों की जोड़ तोड़ का नाजुक पुल थी, और पुल पर पहली तेज हवा मंडल की राजनीति की बनकर आई। वी.पी. सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का ऐलान किया। देश के कॉलेजों के बाहर आग लग गई, कहीं उम्मीद की, कहीं गुस्से की। कुछ जगहों पर छात्र खुद पर पेट्रोल डालकर आग बन गए। टीवी पर जलते शरीरों के दृश्य भारत के शहरी मध्य वर्ग की आंखों में हमेशा के लिए चिपक गए। राजीव समझ गए कि खेल का मैदान बदल चुका है। कल तक मुकाबला भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी का था, अब पहचान बनाम अवसर का हो गया था। और इसी बीच एक और ताकत, कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा उग्र, रफ्तार पकड़ रही थी, राम मंदिर आंदोलन। देश की राजनीति जैसे दो छोरों पर खींचने लगी, आरक्षण और धर्म। बीच में जो फंसा वो था आम आदमी, और साथ ही फंसा था राजीव का विकास वाला एजेंडा, जो अब शोर के नीचे दब रहा था। फिर आया पहला बड़ा ट्विस्ट। जिन दलों ने वी.पी. सिंह को सहारा दिया था, वही सहारा उनके पैरों के नीचे से खिसकने लगा। सरकार गिरने लगी, नए समीकरण बने, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी। सत्ता के इस सर्कस में राजीव ने एक अजीब रणनीति चुनी। वो खुलकर मैं वापस आऊंगा नहीं बोले, लेकिन हर कदम उसी दिशा में रखा। उन्हें पता था, एक बार लोगों को लगे कि वो वापसी की ओर बढ़ रहे हैं, पार्टी फिर से सांस लेगी, और पार्टी सच में सांस लेने लगी। 1991 के चुनाव पास थे, और कांग्रेस के भीतर फिर वही फुसफुसाहट लौट आई। अगर कोई है जो दोबारा जीत सकता है तो राजीव। लेकिन वापसी का यह रास्ता कांटों से नहीं, कांच से भरा था। बोफोर्स की फाइलें, अदालतें, कमीशन, विदेशी बैंक खातों की कहानियां, सब कुछ हवा में तैरता रहता। राजीव हर रैली में एक ही बात पर लौटते, मेरे खिलाफ नारे नहीं, सबूत लाइए। पर राजनीति में सबूत से ज्यादा असर कहानी का होता है, और उनके खिलाफ कहानी बहुत डरावनी बन चुकी थी। उधर श्रीलंका वाली कहानी भी खत्म नहीं हुई थी। IPKF वापस तो आ गई, पर LTTE के भीतर एक दूसरा ब्लैक बॉक्स बन चुका था, बदले का, अपमान का और खून का। राजीव को शायद अंदाजा था कि तमिलनाडु में उनकी छवि विवादित है, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि किसी ने उन्हें राजनीतिक विरोधी नहीं, दुश्मन मान लिया है। वो 1991 की गर्मी थी, चुनावी बसें धूल उड़ात ई हुई कस्बों से गुजरतीं, माइक पर नारे, सिर पर धूप, चेहरे पर पसीना, और उनके भीतर वो पुराना टाइमर जो अब और तेज टिक टिक कर रहा था। कुछ ही हफ्तों में या तो सत्ता में वापसी या इतिहास की आखिरी पंक्ति। उनकी टीम सुरक्षा पर बहस करती, वो अक्सर वही बात कहते जो उनके स्वभाव का हिस्सा थी, मैं जनता से दूर नहीं रह सकता। और यही उनकी सबसे मानवीय खूबी, सबसे खतरनाक कमजोरी बन गई। 21 मई 1991, तमिलनाडु का श्रीपेरम्बदूर। रात, मंच, हारों की भीड़, कैमरों की फ्लैश, वो चलते हैं जैसे हर नेता चलता है लोगों के बीच। तभी एक महिला भीड़ में साधारण सी उनके करीब आती है, हाथ जोड़ती है, झुकती है। अगले पल हवा फट जाती है। धमाके की आवाज सिर्फ कानों में नहीं, भारतीय राजनीति की रीढ़ में गूंजती है। धुआं, चीखें, जमीन पर गिरे जूते, फटे कपड़े, और कुछ सेकंड पहले जीवित चेहरा अब इतिहास के सबसे भयानक फ्रेम में बदल चुका था। वो दृश्य इतना क्रूर था कि बाद में जब जांच एजेंसियों ने तस्वीरें देखीं, कई अफसरों ने अपनी नजरें फेर लीं। भारत ने एक और गांधी को खो दिया, लेकिन इस बार गोली नहीं, आत्मघाती विस्फोट था, और संदेश सिर्फ हत्या का नहीं, युग बदलने का था।
देश स्तब्ध रह गया। जिस आदमी को कुछ साल पहले गली गली में शोर वाले नारे से घेरा गया था, उसी की मौत पर वहीं गलियां अचानक खामोश हो गईं। टीवी पर एक ही लाइन बार बार उभरी, राजीव गांधी नहीं रहे। और फिर दूसरा ट्विस्ट, उनकी मौत ने चुनाव का तापमान बदल दिया। जिस चुनाव में कांग्रेस को कमजोर माना जा रहा था, उसमें सहानुभूति की एक नई चुभती हुई लहर उठी। लोग अब बहस नहीं कर रहे थे कि बोफोर्स में क्या हुआ, लोग पूछ रहे थे, हमारे नेता सुरक्षित क्यों नहीं? इसी माहौल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कुछ ही समय बाद पी.वी. नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने और उनके साथ भारत ने आर्थिक सुधारों का वो दरवाजा खोला जिसकी शुरुआती दस्तक राजीव के दौर में ही सुनाई देने लगी थी। राजीव की मौत के बाद जांच शुरू हुई। LTTE की साजिश, नेटवर्क, कोड नाम, सुरक्षित घर, विस्फोटक और वो मानवीय हथियार धनु, एक एक कड़ी जोड़ते हुए देश ने देखा कि आधुनिक आतंक